प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसमें बेसिकली हम दो किन्हीं भी चीज़ को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। जैसे अगर मैं बात करूं 1 लीटर ऑफ वाटर और दूसरी तरफ मेरे पास आ जाता है लेट्स से 5 मीटर स्क्वायर एरिया। ये है हमारे पास वॉल्यूम, ये है मेरे पास एरिया। तो इनको मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता ना, इनमें से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 5 क्या वो वैल्यू 6 हो जाएगी। और अगर 6 होती है तो वो 6 मीटर क्यूब यानी कि लीटर होगा, सॉरी लीटर में आएगा वो, या फिर वो मीटर स्क्वायर में आएगी। तो मेरे को वो सब गड़बड़ जाती है। तो इसमें बेसिकली हमें बस ये चीज़ समझनी है कि कभी भी हम कोई चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या कंपेयर करते हैं तो उन चीज़ों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास देखो S = UT + ½ AT²। अब यहाँ पर S क्या चीज़ है, ये होती है हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक लेंथ है। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो इसके जो डायमेंशन होते हैं वो होता है लेंथ में 1, बाकी सब 0 0। UT, अब देखो U वेलोसिटी है, T टाइम है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो रखा है तो मिल करके दोनों एक नई चीज़ बन जाएंगे और उसके भी डायमेंशन लेंथ के बराबर होने चाहिए। तो इसी चीज़ को चेक कर लेते हैं। इसके जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1, है ना, और फिर हमारे पास टाइम लगा हुआ है T, तो ये आ जाएगा और ये भी इफेक्टिवली हो जाता है हमारे पास L के बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। हमारे पास एक नंबर है, अभी नंबर्स का, कॉन्स्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ, वो होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर यानी कि लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ में 1, टाइम में -2। साथ में फिर हमारे पास t का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर, इस तरीके से करोगे और ये भी इफेक्टिवली आप देखोगे ये L के बराबर आ जाता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सभी के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सभी के डायमेंशन सेम है। इसका मतलब बोला जाएगा दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, है ना। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअली में भी करेक्ट होगी या नहीं। ठीक है, इसको फील करने की कोशिश करो। ये होना ज़रूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इक्वेशन एक्चुअली सही हो जाएगी। इसको फील करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूँ, फॉर एग्जांपल S = UT और +5AT²। अब यहाँ पर आप सेम एनालिसिस करोगे ना, तो ये इक्वेशन में भी, क्योंकि ये जो हाफ था और ये 5A तो डायमेंशनलेस चीज़ें हैं, इनकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी आ जाइए हमारे पास कि भाई ये भी डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन हम जानते हैं ये एक्चुअली इनकरेक्ट है ना, एक्चुअली इनकरेक्ट। तो अगर कोई भी इक्वेशन, अगर हम ये देख लें कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो एक्चुअली में भी इनकरेक्ट होगी। तो इसका एक्चुअली यही यूज़ किया जाता है। कई बार आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और जो आंसर पूछा जाता है आप सिर्फ डायमेंशनल बेसिस पे ही बता सकते हो। अच्छा, हमसे लेंथ पूछी थी, फाइनली डिस्टेंस कितना ट्रैवल होने वाला है, और वहाँ पे फॉर्मूले में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप देख लोगे कि अगर एक ही कॉम्बिनेशन है जिससे आंसर हमारा मीटर में आने वाला है तो वही फिर हमारा आंसर होता है। इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसके सभी टर्म्स जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन सभी के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास 5-6 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबके डायमेंशन अलग हो सकते हैं लेकिन मिला करके जो क्वांटिटी बन रही है उसके डायमेंशन बाकी सभी क्वांटिटीज़ के बराबर होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन करेक्ट है। इसका देखो यूज़ कहाँ पे आता है। इसमें एक और चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मेरे पास साइन ऑफ समथिंग है, अच्छा साइन के अंदर जो वैल्यू आती है वो क्या चीज़ होती है, वो एक एंगल होता है। यहाँ पर हमारे पास रेडियन ही आ सकता है और आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि रेडियन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये डायमेंशन लेस वो होना ही चाहिए, डायमेंशनलेस। तो इसके अंदर मान लो ऐसी कोई चीज़ है AB³/C², तो यहाँ पर A, B और C वो जो भी हैं उन सभी के डायमेंशंस मिलू करके हमारे पास नेट MLT सब में 0 0 0 आना ही पड़ेगा, उसको डायमेंशनलेस होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ पर अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता।
सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे ओमेगा टी लिखते हैं तो ओमेगा क्या होता है हमारी रेडियन पर सेकंड, टाइम होता है हमारा सेकंड, सेकंड सेकंड कट जाता है अंदर बस रेडियन बचता है, रेडियन इज डायमेंशनलेस। सिमिलरली हमारे पास कुछ और फंक्शन है जैसे ई रेज टू पावर समथिंग है ना। अब ये जो भी चीज़ होगी वो भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। और ई भी क्यों हो, यहाँ पर ई की जगह अगर 5 है 10 है कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर चढ़ रही है, कोई भी पावर चढ़ेगी एक्सपोनेंट होगा तो वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास और कुछ फंक्शन हो सकते हैं जैसे लॉग है, अगर लॉग का जो बेस है और जो उसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होता है सभी हमारे पास डायमेंशनलेस होने चाहिए। तो इस पे बेस भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा सा पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। Pressure depends on distance as P is equal to alpha upon beta e raised to power minus alpha z upon k theta, where alpha beta are constant, z is the distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensions of beta are। तो देखो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ये इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो हमारे पास P है द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई रेज टू पावर माइनस समथिंग समथिंग यहाँ पर हमारे पास है। पहली चीज़ हमें यहाँ पे पता चल जाती है कोई भी इसके अंदर की जो चीज़ है ये होनी चाहिए डायमेंशनलेस, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा ये डायमेंशनलेस होगी और ई की पावर आप कुछ भी चढ़ा दो तो ये आने तो एक नंबर वाला है, तो ये एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये भी हमारा हो जाता है दिस विल ऑल्सो बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना, दिस विल बी डायमेंशनलेस, ऑलराइट। इसके बाद अल्फा अपॉन बीटा, अब अल्फा के कुछ भी डायमेंशन हो सकते हैं, बीटा के कुछ भी डायमेंशन हो सकते हैं, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये जो एक नई टर्म बन गई इसके डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पर इसके जो डायमेंशन हो जाएंगे दिस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, तो प्रेशर के डायमेंशन होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होता है हमारा ML_T-2, एरिया होता है हमारे पास L2, तो प्रेशर के क्या हो जाएंगे ML-1T-2, क्या जाता है ML-1T-2। अब इसमें आपको किसके बताने, हमसे पूछा डायमेंशन ऑफ बीटा आर, तो बीटा के डायमेंशन के लिए मुझे प्रेशर के तो डायमेंशन पता है, अल्फा के मुझे नहीं पता, अगर अल्फा के भी पता चल जाए तो बीटा के तो मैं बता ही लूँगा। अल्फा के मैं कैसे पता कर सकता हूँ, अल्फा के एक्चुअली यहाँ से पता चलेंगे, इस पूरे के डायमेंशन 0 होने चाहिए, यहाँ पर z डिस्टेंस है, k और थीटा भी हमें बता दिया है क्या क्या चीज़ है, तो अल्फा के आप डायमेंशन निकाल सकते हो इस तरीके से कि इस पूरे के डायमेंशन 0 हो जाए, 0 0 0, है ना। तो अब बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके बताओ बीटा के डायमेंशन भाई क्या आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे है सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम कि हमारे पास ये अंदर वाली जो टर्म है इसको पहले डायमेंशनलेस कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा का पता चल जाएगा, अल्फा का पता चल जाएगा तो फिर बीटा का भी पता चल जाएगा। तो देखो हमारे पास आ जाता है अल्फा z अपॉन k थीटा, इसके जो डायमेंशन होंगे वो 0 होने चाहिए, तो 0 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे M0L0T0, ठीक। अब ये कैसे करोगे, z तो हमें पता है डिस्टेंस है, k थीटा के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा टेम्परेचर होता है ना, थीटा इज टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इज टेम्परेचर, तो क्या मुझे k थीटा वाली कोई चीज़ याद आ रही है, कोई भी फॉर्मूला, तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें पढ़ा था, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी एनर्जी होती थी, ½ kBT, है ना। तो ये ½ kT ये क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये था टेम्परेचर, तो ये आ जाता है हमारे पास एनर्जी, है ना, तो ½ kT ये होता है हमारे पास एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी है तो इसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ML2T-2। अब एनर्जी के डायमेंशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, अब ये सारे के सारे तो 0 है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है डायमेंशन ऑफ k थीटा अपॉन z, इस तरीके से लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशन यहाँ पर एनर्जी के होते हैं ML2T-2 अपॉन लेंथ, ठीक है। ये कैसे मैंने पता कर लिया, देखो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी करोगे तो वो आ जाता है हमारे पास एनर्जी के बराबर, फोर्स होता है ML_T-2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो ये ML2T-2 आता है, डिनोमिनेटर में L है तो डायमेंशन ऑफ अल्फा मुझे यहाँ से पता चल गया भाई, दिस इज इक्वल टू ML_T-2, ये फोर्स के बराबर ही इसके डायमेंशन आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम, ठीक।
अब एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है अल्फ़ा और बीटा पता चल रहा है, तो देखो प्रेशर क्या होता है मेरे पास, फोर्स अपॉन एरिया। अल्फ़ा के डायमेंशन फोर्स के बराबर आ ही रहे हैं, तो बीटा को एरिया के बराबर होना ही पड़ेगा। यहाँ से मुझे पता चल जाता है, वैसे देख के पता चल गया बीटा की वैल्यू अगर एरिया होनी है तो उसके डायमेंशन L2 लेंथ का स्क्वायर ही हो सकते हैं, जो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मुझे तो अभी पता चल चुका है आंसर, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बीटा will be equal to dimension of alpha divided by dimension of pressure। डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना होता है, डायमेंशन ऑफ अल्फा वो आ चुका है हमारे पास MLT -2। डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे वैल्यू आती है ML -1 T -2। यहाँ पे आप देखोगे M से M कट गया, T -2 से T -2 कट गया, और ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास आ रही है L²। बेसिकली डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू M0 L2 T0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। C बिकम्स अ करेक्ट। डूम डूम डूम। If L, R, C and V represent inductance, resistance, capacitance and potential difference respectively, then the dimension of L, R, C, V, sorry क्या है, L upon R, C, V is same as that of, हमें पता करना है यहाँ पे एक्चुअली बहुत सिंपली आपको फॉर्मूले याद करने की कोशिश करो। कौन कौन से फॉर्मूले हैं इनको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो अगर सिर्फ यूनिट्स या डायमेंशंस की बात की जाए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहले मैं RC को चाहता हूँ कि आप देखो RC कहाँ आता था। हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती थी RC। हमारे पास कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग में या चार्जिंग के जो हमारे पास फॉर्मूले होते थे उसमें टाइम कांस्टेंट का यूज़ होता था। कैसे होता था, V = V0 e⁻t/RC। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर ये पूरी की पूरी चढ़ी हुई है ना। तो ये जो भी चीज़ है इसके डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन सारे के सारे MLT सब 0 होने चाहिए। तो यहाँ अगर ऊपर सेकंड है तो ये नीचे भी सेकंड होगा। तो सीधे सीधे अगर डायमेंशन की मैं बात करूँ तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा भाई, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L अपॉन RC को आप टाइम से रिप्लेस कर दो, डिनोमिनेटर में आप वोल्टेज इस तरीके से लिख सकते हो। अब वोल्टेज और इंडक्टर इसका कोई फॉर्मूला क्या आपको याद है? यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था। हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ करता था, V = -L di/dt, है ना। अच्छा, di/dt, di क्या होता है, थोड़ा सा चेंज इन करंट, ये होता है चेंज इन सेकंड। तो ये भी आएगा करंट की यूनिट ही है, ये भी आएगा सेकंड की यूनिट में। तो यहाँ पर मैं इसी को रिप्लेस कर दूंगा भाई। ऊपर तो मेरे पास L था, यहाँ बगल में भी T था, और इस V को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, L। करंट के लिए मैं लिख दूंगा एम्पियर या फिर I लिख दो अभी, और डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिख दो T। यहाँ पर आप देखोगे L से L कट गया, T से T कट गया, है ना हमारे पास इस तरीके से। और इसकी वैल्यू जाती है डायमेंशन ऑफ 1/I विच इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/करंट, इसीलिए B बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो आपको हमेशा फॉर्मूले याद करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, इनमें से इसका फॉर्मूला मुझे याद है, V = L di/dt, इसको मैं टाइम से रिप्लेस कर सकता हूँ। इस तरीके से ही आपको चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक एक्चुअली छोटा सा हिस्सा है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 43 वीडियोज़ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 11th और 12th का, साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। और सारे के सारे कलरफुल PDFs आपको वहीं मिल जाएंगी। तो PDFs एब्सोल्युटली फ्री है, उनको अभी के भी डाउनलोड कर दो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वही एक लिंक है जो कोर्स पेज का है, उसी कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सारी PDF अभी डाउनलोड कर लो, चाहो तो उन्हें प्रिंट करा लो, नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।